नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रेशमा के रूम में। अब तक आप लोगों ने सुना कि रेशमा गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती और अनाया को देखकर फुट फुट कर रोने लगती है और बाकी के लोग नीचे डिनर टेबल पर चले जाते हैं। उन दोनों को अकेला वक्त मिलते ही अनाया उसकी आंखों में देखते हुए उसे शांत करवाते हुए बोली, शांत हो जाओ रेशमा। लेकिन रेशम का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। वह सच में अनाया को देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं करना चाहती थी। अनाया चाहती थी कि अगर वह बहुत ज्यादा रोएगी तो बीमार पड़ सकती है, इसीलिए वह उसकी आंखों में देखती है और उसके दिमाग को कंट्रोल करते हुए बोली, रेशमा शांत हो जाओ। रेशमा जो बहुत ज्यादा हिचकियां लेते हुए रो रही थी, वह तुरंत ही खुद को शांत करने लगती है, जैसे उसका दिमाग अब साफ होने लगा हो। थोड़ी ही देर में रेशमा शांत हो गई। उसके बाद रेशमा अनाया को देखने लगी, जैसे वह उससे बात करना चाहती हो और अनाया भी उसकी आंखों को पढ़ सकती थी। लेकिन वह उसे देखकर बोली, ठीक है, पहले कुछ खाना खा लो। तुम ठीक नहीं लग रही, तुम्हें ताकत की जरूरत है। रेशमा भी जानती थी कि अनाया ठीक कह रही है। वह तुरंत सोफे के पास गई और वहां पर टेबल पर खाना लगाने लगी। अनाया भी उसके पास बैठ गई। उन दोनों ने ही चुपचाप पूरा खाना खत्म किया। इस बीच उन दोनों ने ही एक भी लफ्ज नहीं कहा। वह दोनों ही शांति से ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जैसे थोड़ी देर पहले कुछ हुआ ही ना हो। जैसे ही ब्रेकफास्ट खत्म हुआ, अनाया ने दोनों रोबोट को अंदर बुलाया और सारा सामान बाहर ले जाने को कहा। काफी सारा सामान था, इसलिए दोनों रोबोट सारी चीज लेकर नीचे चले गए। उन लोगों के जाने के बाद अनाया रेशमा की ओर देखकर बोली, अब बताओ, तुमने खुद पर से कंट्रोल कैसे खो दिया? ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम सालों पहले इस तरह से खुद पर से कंट्रोल खोती थी, लेकिन जब से तुमने ट्रेनिंग ली है और खुद के इमोशन पर काबू करने के लिए मेडिटेशन की है, तब से तुम कंट्रोल नहीं खोती थी। तो आज क्या हुआ? ये सुनकर रेशमा खाली नजरों से काले अंधेरे को देखते हुए बोली, क्योंकि मेरा अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। ये सुनकर अनाया बोली, साफ साफ बताओ रेशमा, बात क्या है? मैंने तुम्हें सालों पहले ही कहा था, जब से तुम मुझसे जुड़ी हो तब से तुम्हारी परेशानी भी मेरी है। मैंने तुम्हें दोस्त कहा, नहीं मान भी है। ये सुनकर रेशमा तुरंत अनाया के पास पैरों पर बैठ गई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, बस वह लोग मेरे सामने आ गए और उन लोगों ने जो कुछ भी मेरे साथ किया था वह मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। वही यह सुनकर अन्य को समझ आ गया कि बात क्या है। वह रेशम के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, क्या तुम्हें खुद पर इतना भी यकीन नहीं है कि तुम उन लोगों का सामना कर सको? गलत तुम नहीं थी, गलत वह लोग थे। फिर भी तुमने खुद को चोट पहुंचाई। क्या तुम जानती हो इसका अंजाम क्या होगा? ये सुनकर रेशमा अनाया के गोद में सिर रखते हुए उसके पैरों के पास ही बैठ गई और खाली नजरों से दर्द भरी आवाज में बोली, बॉस, आप ही जानती है, सालों पहले जब मैं आपको मिली थी तब मैं कितनी टूटी हुई थी। मेरे अंदर जीने की चाह नहीं थी। आपने मुझे उस दलदल से निकाला। आपने मुझे मेरे दिल में जो नफरत थी उसे निकालने का तरीका बताया और इतना काबिल भी बनाया। लेकिन आज वह लोग मेरे सामने थे। आज तक मैं अपनी मॉम के लफ्जों की वजह से खामोश थी। लेकिन ये सुनकर अनाया गहरी सांस लेती है। फिर वह रेशम के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, रेशमा, मैंने तुम्हें सालों पहले भी कहा था, तुम जो दर्द अपने दिल में पाल रही हो वह एक वक्त पर नासूर बन जाएगा। तुम्हारी मॉम को धोखा दिया गया था, उसका फायदा उठाया गया था तुम्हारे पिता ने, और जब अपनाने का वक्त आया तो वह तुम्हारी मॉम को छोड़कर बेहतर के लिए किसी और के पास चला गया। और वह तब भी कहता रहा कि वह तुम्हारी माँ से प्यार करता है, और तुम्हारी मॉम उस बेवकूफ़ के प्यार में इतनी अंधी थी कि उसने उसकी बेवफाई नहीं देखी, और उसका परिवार भी कुछ खास अच्छा नहीं था। लेकिन अगर तुम चाहती हो तो तुम इन लोगों से बदला भी ले सकती हो। ये सुनकर रेशमा रोती हुई आवाज में बोली, नहीं बॉस, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मरते हुए मेरी मॉम की सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि मैं उस घटिया धोखेबाज आदमी से बदला न लूं। मॉम हमेशा ही इन सब में खुद की ही गलती मानती थी कि उसने इतनी घटिया आदमी पर यकीन किया। वही यह सुनकर अनाया उसे अपनी जगह पर खड़ी करती है और बिस्तर पर लेटाए हुए बोली, अब सब कुछ भूल जाओ और खुद को शांत करो। तुम उन घटिया लोगों के लिए अपने आंसू बहा रही हो जिन्हें तुम्हारे वजूद के बारे में पता तक नहीं है। ये सुनकर रेशमा को और रोना आया। अनाया जानती थी कि अगर रेशमा इसी तरह रोती रही तो वह बीमार पड़ सकती है,
इसीलिए उसने रेशम की गर्दन की पीछे की नस दबा दी ताकि वह सो जाए। उसके सोते ही जो अनाया अब तक काफी सुलझी हुई और शांत नजर आ रही थी और वह रेशमा को अच्छे से दिलासा दे रही थी। उसकी आंखें लाल हो गई और उसके आसपास का और भी खतरनाक हो गया। उसने अपना फोन निकाला और खतरनाक अंदाज में ऑर्डर देते हुए कहा, मुझे रेशम की मॉम की पूरी डिटेल चाहिए, यहाँ तक कि राठी परिवार की जन्म कुंडली भी चाहिए। तुम लोगों के पास कल तक का वक्त है, मुझे सुबह सुबह सबसे पहले पूरी डिटेल अपने हाथों में चाहिए। इतना बोलकर उसने फोन काट दिया और वह पीछे मुड़ी। जैसे ही वह पीछे मुड़ी, दरवाजे के पास खड़े हुए इंसान को देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। दरअसल वहां पर कोई और नहीं, हर्षद जिंदल खड़ा हुआ था और वह बहुत पहले से वहां खड़ा हुआ था। उसने रेशमा और अनाया की बातें भी सुन ली और उसने रेशम का टूटा हुआ हाल भी देख लिया। हालांकि रेशमा को नहीं पता था कि उसकी बातें कोई सुन रहा है, लेकिन अनाया ये जानती थी कि दरवाजे पर कोई खड़ा है और वह देख चुकी थी और उसने जानबूझकर यह सारी बातें हर्षद तक पहुंचाई। वह खुद चाहती थी कि हर्षद जिंदल रेशमा की हालत को समझे और उसे संभाले। वह चाहती थी कि हर्षद रेशमा के सुख में ही नहीं, दुख में भी उसका साथ दे। हर्षद भी तुरंत अनाया के पास आया और अपनी लाल आंखों से अनाया को गले लगाते हुए बोला, प्रिंसेस मेरी जान ने इतना सब कुछ बर्दाश्त किया, तुमने कभी बताया नहीं। मुझे सब कुछ जानना है, तुम बताओ, मुझे पूरी डिटेल चाहिए। तभी अनाया उसे शांत करवाते हुए बोली, आप शांत हो जाए हर्षद भाई, कल सुबह तक पूरी डिटेल हमारे पास आ जाएगी और आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रही बात इस राठी परिवार की, तो इनको तो यहाँ आने पर पछतावा होना चाहिए। मैं उनकी ऐसी हालत करूंगी। अनाया की बात सुनकर हर्षद जिंदल अनाया के सिर पर किस करते हुए बोला, प्रिंसेस तुम सच में बेस्ट हो। आज मुझे समझ आया कि क्यों रेशमा मुझसे भी ज्यादा तुम पर यकीन करती है। ये सुनकर अनाया उसे देखकर बोली, क्या अब आपको अपनी सिस्टर से भी जलन महसूस हो रही है? वही यह सुनकर हर्षद को हंसी आ रही थी। वह हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि तुम सबसे ऊपर हो और सबकी फेवरेट रहो। ये सुनकर अनाया हल्का सा मुस्कुरा देती है, फिर बाहर जाते हुए बोली, भाई आप आराम करो, मैं अभी बाहर चलती हूँ। अनाया जैसे ही बाहर गई, दरवाजे के पास आकाश जिंदल खड़ा हुआ था। हालांकि उसने रेशमा की और अनाया की बातें नहीं सुनी थी, लेकिन उसने हर्षद जिंदल की इमोशनल बातें सुन ली थी। वह जानता था कि जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से हर्षद इतना भावुक हो गया। उसने अनाया को देखा और गंभीर आवाज में कहा, प्रिंसेस क्या हुआ है? अनाया उन्हें शांत करते हुए बोली, कुछ खास नहीं, आपको भी कल पता चल जाएगा, अभी आप चलिए और आराम कीजिए। इतना बोलकर वह भी अपने कमरे की ओर बढ़ गई। अनाया अभी अपने कमरे में जाती, उससे पहले ही साक्षी जिंदल और आरती जिंदल उसे रोकते हुए बोली, बच्चा अभी कहाँ जा रही हो? तो अनाया बोली, मामी मैं बस आराम करने के लिए जा रही हूँ। तभी वह दोनों एक साथ बोली, ठीक है तुम जाओ, हम तुम्हारे लिए गर्म दूध लेकर आते हैं। ये सुनकर अनाया मुंह बिगाड़ने हुए बोली, नहीं मामी मुझे नहीं पीना है, वह मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर साक्षी जिंदल झूठा डांटते हुए बोली, बिल्कुल नहीं प्रिंसेस, अगर तुमने मिल्क नहीं पीना है तो मैं उसमें कुछ ड्राई फ्रूट डाल दूंगी, लेकिन तुम्हें पीना तो पड़ेगा। ये सुनकर अनाया मुंह बिगाड़ते हुए मन ही मन बोली, बिल्कुल नहीं, उसे सच में ड्राई फ्रूट का फ्लेवर पसंद नहीं आता था, इसीलिए वह नाम सिर हिलाते हुए बोली, नहीं मुझे नहीं पीना है। तो आरती जिंदल प्यार से बोली, ठीक है बच्चा, अगर मैं उसमें चॉकलेट डाल दूं तो। ये सुनकर अनाया को अपनी चॉकलेट की याद आ गई। उसे कभी कभी क्रेविंग होती थी, इसलिए वह बोली, ठीक है लेकिन ज्यादा चॉकलेट डालना। ये सुनकर वह दोनों ही हंसने लगी। वहीं उन लोगों की बातें अपने कमरे में जा रही मिस्का ने भी सुन ली थी। वह अपने दांत पीसते हुए बोली, इसमें इतना दिखावा करने की क्या जरूरत है? वह बस एक मामूली लड़की है, उसे तो इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे वह कोई खजाना हो। उसे सच में अच्छा नहीं लगा था कि कोई उससे ज्यादा प्रायोरिटी किसी और को दे। यहाँ तक कि उसे तो रेशमा की बॉन्डिंग भी इस परिवार के लोगों के साथ अच्छी नहीं लगी थी। वह चाहती थी कि वही सबसे ज्यादा सबका अटेंशन ग्रैब करे। अनाया के कमरे में अनाया जैसे ही कमरे में पहुंची, उसे वहां पर सब कुछ खाली खाली सा लगा। उसे हर्षवर्धन की बहुत बुरी आदत लग चुकी थी, खास करके प्रेगनेंसी की वजह से वह काफी आलसी और मुड़ी हो चुकी थी। अब तो सिर्फ हर्षवर्धन की बाहों में ही उसे नींद आती थी, और अब जब यहाँ हर्षवर्धन नहीं था तो उसे गुस्सा आ रहा था।
वह पहले ही फ्रेश हो चुकी थी, लेकिन उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने अपने शॉर्ट और शर्ट पहन लिया। इस वक्त उसका बेली बम भी बहुत अच्छे से नजर आ रहा था। वह आईने में देखते हुए अपने पेट पर हाथ रखकर धीमे से बोली, बच्चों अब क्या करें, तुम्हारी मॉम को तो नींद ही नहीं आ रही है। और यह सब कुछ तुम्हारा डेट की वजह से है। पता नहीं कौन से बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं, जो एक बार फोन भी नहीं कर सकते। एक बार मुझे फोन करने दो, मैं उनका फोन ही नहीं उठाऊंगी। इतना बोलकर वह मुंह बिगाड़ लेती है और अजीब अजीब से मुंह बनाते हुए कांच में खुद को देखने लगती है। इस वक्त वह बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। अगर कोई उसे देख लेता तो यकीन ही नहीं करता कि यह वही हार्टलेस अंडरवर्ल्ड क्वीन थी, जिनके नाम से बड़ी सरकारी भी डर से कांपती थी। यहाँ तक कि मेडिकल हो या फिर दूसरा कोई फील्ड हो, उसमें वह टॉप पर रहती थी और हर वक्त अपने चेहरे पर एक गुस्से का भाव लिए हुए रहती थी। उसे बचपना तो कभी दिखाया ही नहीं था। पुनर्जन्म लेने के बाद उसका सारा बचपन खोसा गया था, लेकिन अब हर्षवर्धन की संगति में उसे वह सारी चीज करने की इच्छा होती थी जो पहले नहीं करती थी, जैसे कि छोटी छोटी चीजों पर जिद करना, मूड स्विंग्स दिखाना, किसी चीज की चाह रखना, किसी पर हक जताना और किसी पर यकीन करना। ये सारी चीज अनाया पहले कभी नहीं करती थी। पुनर्जन्म के बाद उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, बदला और ताकत हासिल करना। और दूसरा, उसने वापस इस दुनिया में आने के बाद एक दिल ही दिल संकल्प किया था कि इस बार वह किसी पर भी यकीन नहीं करेगी, ना ही खुद को किसी के ऊपर इतना डिपेंड करेगी कि धोखा मिलने की कोई गुंजाइश रहे। लेकिन हर्षवर्धन अलग था। उसने अनाया के दिल पर जगह बनाई, उसके दिल में विश्वास बनाया, यहाँ तक कि अब तो वह उसके लिए सनक रखने लगी थी। अब वह हर्षवर्धन के बिना एक पल नहीं गुजार सकती थी। ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ अनाया की ओर से था, हर्षवर्धन की ओर तो इससे भी ज्यादा बड़ी सनक थी। वह दिखाता नहीं था और हमेशा ही अनाया के सामने शांत बिहेव करता था और अपनी कठोर और खतरनाक पर्सनैलिटी को छुपा लेता था, वरना अपनी बीवी पर हल्की सी भी गंदी नजर डालने वाले इंसान को वह गायब ही करवा देता था। और ऐसा कई बार हुआ भी था। कुछ लोगों को अनाया की खूबसूरती को हासिल करने की गंदी चाह रखते थे और वह अनाया के नजदीक जाने की कोशिश करते थे। उन्हें हर्षवर्धन ने इस दुनिया से ही गायब करवा दिया और इस बारे में कानो कान अनाया को भनक तक नहीं लगी। क्या अनाया और हर्षवर्धन का खूबसूरत रिश्ता ऐसे ही चलेगा या फिर आएगा इसमें कोई बदलाव? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।